हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हॉल। रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम अपने आसपास या दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, जैसे दूध से दही का बनना, या गर्मियों में दूध का खराब हो जाना, या किसी कागज के टुकड़े को हम जलाते हैं तो वो राख बन जाती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं। लोहे में जंग का लगना, लोहा अगर जो काफी समय तक पड़ा हुआ है तो उसमें जंग लग जाती है। इसी प्रकार जो चांदी होती है उसे काफी समय तक रखने पर उस पर काले रंग की लेयर आ जाती है। इस प्रकार अगर तांबा है तो तांबे में भी उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये जो सारे हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, ये एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर जो सिंपल शब्दों में बात करें तो केमिकल जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, ये एक प्रकार का बंध का बनना और बंध का टूटना होता है। अर्थात किसी एक कंपाउंड के बॉन्ड टूटते हैं और वो नए बॉन्ड दूसरे कंपाउंड के साथ बनाता है। इस एग्जांपल देखते हैं कि जब मीथेन की रिएक्शन CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलती है। ये रिएक्शन होती है जब मीथेन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। अब यहां पर ध्यान से देखें तो कार्बन में पहले बॉन्ड ऐसे था, इस तरह से कार्बन बॉन्डेड था और ये बॉन्ड कार्बन ने बना रखे थे। साथ ही ऑक्सीजन के बीच इस तरह का बॉन्ड था। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुआ, इनके बीच अभिक्रिया हुई तो ये बॉन्ड टूट गए और इन बॉन्ड के टूटने से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इस प्रकार का बॉन्ड बना और साथ ही वाटर के बीच इस प्रकार का बॉन्ड बना। तो हम देख रहे हैं पहले जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में था, अब वो बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया है। वहीं पहले जो बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन से था, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें पहले जो बॉन्ड थे ये सारे बॉन्ड टूट चुके हैं और एक नए प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यह एक प्रकार के बंध के बढ़ने और बंध के टूटने की प्रक्रिया का नाम होता है। इसके अलावा एक और परिभाषा दी जाती है केमिकल रिएक्शन की कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, अर्थात उनका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मीथेन जो है वो पहले दूसरा कंपाउंड था, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल चुका है जो एक अलग तरह का कंपाउंड है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग है। तो यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। अब अगली बात हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चेंजेस होती हैं। उनमें से कुछ चेंज हमारे बुक में लिस्टेड हैं और उन चेंज को हम पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला चेंज है कि पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, ये चेंज हो सकती है। यानी जो रिएक्टेंट है जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होता है और ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो वाटर बनता है जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो जो पहली हमारी अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं उनमें है अवस्था का परिवर्तन होना। अगर जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह से हो रहा है कि जो चीज रिएक्टेंट था उसकी अवस्था पहले कुछ और थी और जो प्रोडक्ट बना उसकी अवस्था कुछ और है, तो यह एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन का एक लक्षण है। दूसरा हम लक्षण देखते हैं गैस का निष्कासन, यानी कि गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन, ठीक है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे रिएक्शन के एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है H2SO4 से, तो इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट बनता है
और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये दूसरा लक्षण है अक्रिया का, जिसका एग्जाम्पल है जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम तीसरा देखते हैं टेम्परेचर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज अर्थात ताप में परिवर्तन। तो जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिएक्शन हम करा लेते हैं उसका टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे एक कॉमन एक्सपेरिमेंट हम अपने घरों में देखते थे जो पहले समय में किया जाता था। जब लोग घर में चूना लगाने के लिए, सफेदी लगाने के लिए बिना बुझे चूने को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ ही इस अभिक्रिया में हीट रिलीज होती है। तो ये तीसरा लक्षण हो गया। जो चौथा लक्षण है वो आपका है रंग बदलना, चेंज ऑफ कलर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें पहले सॉल्यूशन का कलर कुछ और होता है, रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है, लेकिन जब फाइनली रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कलर चेंज हो जाता है और कुछ नया कलर मिल जाता है। जैसे बात करें कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, जब हम जिंक से कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट बना लेता है और ये कॉपर बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन में जो पहले CuSO4 का सॉल्यूशन है ये नीले रंग का होता है। कौन से रंग का? नीले रंग का। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो सॉल्यूशन का नीला रंग गायब हो जाता है और सॉल्यूशन का नीला रंग गायब होके ये तांबे कलर का, यानी कि आप समझ सकते हैं ब्राउन कलर का हो जाता है सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नीला कलर है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से है? कॉपर सल्फेट की वजह से। और जब कॉपर सल्फेट में ये जो कॉपर आयन है जो नीले कलर के जिम्मेदार हैं, ये जब आयन के रूप में नहीं रहेंगे तो ये कलर वो नहीं रह पाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। ये हम 4 लक्षण अब तक देख चुके हैं। एक और लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन का 5वां लक्षण। तो उस 5वें लक्षण को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये 4 स्टेट है, 4 ही हमें पढ़ना है। अब इन चारों को आप नोट कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। हम जानते हैं जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें उसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का पहला तरीका है कि जो तत्व या जो यौगिक अभिक्रिया कर रहे हैं उनका हम नाम लिख दें। जैसे सपोज कीजिए कि जल अभिक्रिया कर रहा है किसी कंपाउंड से, या सपोज कीजिए कि NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और जब ये रिएक्शन हो जाती है तो यहां पर सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल बनता है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसको हमने शब्दों में लिखा है। इसी रिएक्शन को हम प्रतीकों के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जिसकी हमने क्लास 9th में स्टडी कर रखी है कि हम हर तत्व का एक प्रतीक लिखते हैं। हर कंपाउंड का एक सूत्र होता है जो उन प्रतीकों से मिलकर बना होता है। तो इसी रिएक्शन को हमें प्रतीकों के रूप में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, और इससे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। तो यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह से रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया को आसान होता है, वही शब्दों के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना कठिन होता है। इसीलिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब प्रश्न आता है रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो सकती है? तो हम कह सकते हैं सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है।
अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला रासायनिक समीकरण ऐसा है जो बैलेंस नहीं होता है और दूसरा ऐसा जो बैलेंस्ड होता है। अगर जो कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित समीकरण, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अर्थात अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर जितने भी परमाणु हैं, जितने प्रकार के, सब समान संख्या होंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4 और इससे बन रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस अभिक्रिया में यहां पर एक जिंक है, यहां भी एक जिंक है, यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो यहां भी दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, यहां एक सल्फर है, और यहां 4 ऑक्सीजन है, तो यहां भी 4 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन वहीं हम एक दूसरी अभिक्रिया लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। इनकी रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट बनता है BaSO4 और प्लस NaCl। अब यहां ध्यान से देखें तो इस तरफ एक बेरियम है, इस तरफ एक बेरियम है, इस तरफ 2 क्लोरीन है और इस तरफ 1 क्लोरीन है, इस तरफ 2 सोडियम है और इस तरफ 1 सोडियम है, इस तरफ 1 सल्फेट है और यहां भी 1 सल्फेट है। तो यहां देखिए सोडियम और क्लोरीन इस साइड 2 हैं और इस साइड केवल 1-1। तो ये इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अर्थात अभिकारक में 2 क्लोरीन और 2 Cl हैं, Na है, जबकि इधर प्रोडक्ट के साइड में 1 Na और 1 Cl है। तो एक असंतुलित समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। तो ऐसे समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगले स्टेप में हम यही देखेंगे कि कैसे हम एक असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन हम लिखेंगे और उस रिएक्शन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। वो रिएक्शन है आयरन की वाटर से रिएक्शन। जब आयरन इस तरह से वाटर से रिएक्शन करता है तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है Fe3O4 और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इस अभिक्रिया को हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक आयरन है, यहां 3 आयरन है, यहां 1 ऑक्सीजन है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है। इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मैं आपको स्टेप्स एक एक करके बता रहा हूं, आप उनको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि इन सबको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। इन सबको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना आपको, और बॉक्स में बंद करने के बाद आपको इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। हमें जो भी चेंज करना है इस बॉक्स के बाहर नंबर्स के रूप में करना है। दूसरी बात, कभी भी हमें अंदर के इन यौगिकों के सूत्र को नहीं बदलना है, ना ही किसी परमाणु को दूसरे परमाणु से बदलना है। अब दूसरे स्टेप में हम सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं। तो हम देखते हैं अभिकारक उत्पाद में Fe3O4 में सबसे अधिक परमाणु है, यानी इस कंपाउंड में सबसे अधिक परमाणु है। तो यहां पर हम एक बार लिस्ट बना लेते हैं कि अभिकारक की साइड किसके कितने परमाणु हैं और उत्पाद की साइड किसके कितने परमाणु हैं। तो यहां हम सारे एटम्स लिख लेंगे। एलिमेंट्स आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं रिएक्टेंट में अभिकारक की साइड कितने परमाणु हैं और प्रोडक्ट की साइड कितने परमाणु हैं। तो आयरन रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड 3 है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट की साइड 2 है, जबकि प्रोडक्ट की साइड भी 2 है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट की साइड केवल 1 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट की साइड 4 ऑक्सीजन है। अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले किस संतुलित करना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक के सबसे अधिक परमाणु को संतुलित करेंगे। तो इस ऑक्सीजन सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक Fe3O4 है और ऑक्सीजन सबसे अधिक है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है
यहाँ एक ऑक्सीजन, तो हम इसमें 4 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से ये इस तरह बन जाएगा Fe प्लस 4H2O से बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहां हमने इसको बैलेंस कर लिया, इसको बॉक्स में बंद रखेंगे आप जब तक आप अंतिम स्टेप नहीं कर लेते हैं। अब यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब आयरन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 आयरन है, तो यहां आगे 3 लिख देंगे। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आपका पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हम आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ आयरन आपका ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 4H2O हो चुका है, ये बैलेंस आपका रिएक्शन में Fe3O4 बन रहा है और यहाँ आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इन सबको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब केवल हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हम देख सकते हैं कि 4 आने की वजह से यहाँ 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, जबकि इधर केवल 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है। तो इसको 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए आगे हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो हम 5वें स्टेप में इसको इस तरह लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, रिएक्शन से बन रहा है Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन। ये सब पहले से बैलेंस हो चुके हैं। आयरन बैलेंस हो चुका है, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ 4 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये एक बैलेंस रिएक्शन बन चुकी है और ये बैलेंस रिएक्शन बनती है 3Fe 4H2O Fe3O4 एंड लास्ट में 4H2। तो इस तरह से हम 5 स्टेप में रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला स्टेप है सभी एलिमेंट्स को बॉक्स में बंद करना, दूसरे में एक चार्ट बनाना जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पे लिखना, तीसरे स्टेप में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक के सबसे अधिक परमाणु को पहले बैलेंस करना, जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन को पहले बैलेंस किया है, फिर सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक के दूसरे परमाणु को संतुलित करना, फिर मैंने आयरन को यहाँ पर संतुलित किया और लास्ट में बचे हुए एटम को संतुलित कर लेंगे, तो आपका रिएक्शन पूरी तरह संतुलित हो जाएगा। ये एक प्रकार का हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसे हम बॉक्स मेथड भी कहते हैं। जितनी आप इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी रिएक्शंस को या संतुलित समीकरण को रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे बोर्ड में या कहीं भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको रटा हुआ याद तो हो सकता है, 2, 4, 10 आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से वो क्वेश्चन ना आके कोई और क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम रिएक्शंस को बैलेंस करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आपके पकड़ स्तर मजबूत हो सके। तो ये था बैलेंस करने का तरीका। मैं आपको एक रिएक्शन और बैलेंस करके दिखाता हूं। तो यहां से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला रिएक्शन है कि जो हमने कराया था BaCl2, सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट से हम रिएक्शन कराते हैं। अब की बार हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम एल्युमिनियम सल्फेट से Al2SO4 का होल थ्राइस इससे रिएक्शन कराएंगे। तो प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट और AlCl3। अब मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, आपको सारे स्टेप दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप हमें बॉक्स बनाना है, तो हमने बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद हमें दूसरे स्टेप में ये देखना है कि कौन से यौगिक में सबसे अधिक परमाणु। तो हम देख सकते हैं सबसे अधिक परमाणु एल्युमिनियम सल्फेट में है। यहां देख सकते हैं कि सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन के हैं, यहां 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऑक्सीजन है, जबकि इधर केवल 4 ऑक्सीजन है। तो यहां 12 ऑक्सीजन करने के लिए हम सामने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब सल्फर को देखते हैं, यहां पर 3 सल्फर है, तो यहां भी कितने सल्फर है? 3 सल्फर है, तो सल्फर बैलेंस पहले से ही है। अब देखते हैं इधर कितने एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम, जबकि इधर कितने एल्युमिनियम है? 1 एल्युमिनियम।
तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे तो यहां हम 2 लिख देंगे, तो ये एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब बेरियम को देखते हैं, यहाँ 1 बेरियम है और यहाँ पर 3 बेरियम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब बेरियम बैलेंस हो चुका है। अब लास्ट में एटम मैक्सिमम केस में स्वतः बैलेंस हो जाता है बचा हुआ एटम। तो यहां हम देखेंगे, यहाँ क्लोरीन 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्लोरीन है, और यहाँ 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 क्लोरीन है। तो इस प्रकार यह एक बैलेंस इक्वेशन बन चुका है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस को तब तक जारी रखेंगे जब तक आप क्वेश्चंस को कम समय में बैलेंस ना कर लें। इसके बाद ये हमारे सारे स्टेप्स बैलेंसिंग खत्म हो जाते हैं और हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं अगले पार्ट। अगला पार्ट हमारा कि रिएक्शंस को बैलेंस करना तो हम सीख गए, तो रिएक्शंस को हम कभी-कभी स्टेट के साथ लिखते हैं, कभी-कभी रिएक्शंस के साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखना जरूरी होता है, अर्थात उनकी फिजिकल स्टेट को लिखना जरूरी होता है। अगर जो किसी रिएक्शन के साथ उसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है तो रिएक्शन और अच्छी लगती है देखने में, और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि उस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को आसानी समझ सकते हैं क्योंकि हम इन तीनों की प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉब्लम तब होती है बच्चों को जब उन्हें से ये समझ में नहीं आता कि आखिर हमें किस रिएक्टेंट को एक्वस लिखना है, किस रिएक्टेंट के सामने एक्वस हमें लिखना है। तो जब भी कहीं आपको किसी अभिक्रिया में ये दिया रहे कि जल में ये अभिकर्मक मिला हुआ है या जल में कोई रिएक्शन कराई जा रही है, तो उसके रिएक्टेंट को हम एक्वस लिखेंगे। एक्वस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जल में खुले होते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं कि अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन कराई जाए तो यहां से NaCl बनता है और साथ में जल निकलता है। तो हम जानते हैं क्योंकि ये रिएक्शन हम जल में करा रहे हैं, वाटर में, तो यहां पर NaOH वाटर में घुला है तो ये एक्वस होगा, यहां पर एक्वस होगा। इसी तरह HCl भी जल में घुला है तो ये भी यहां पर एक्वस होगा। NaCl जो बना वो जल में ही है तो ये भी एक्वस होगा। लेकिन जो वाटर बना ये वाटर लिक्विड स्टेट में, तो यहां पर हम लिक्विड स्टेट यल लिखेंगे। तो सॉलिड को यस से दिखाते हैं, लिक्विड को यल से दिखाते हैं, गैस को जी से दिखाते हैं और एक्वस को हम लोग AQ से दिखाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आप जितने रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, जितने रिएक्शंस के बारे में आप जानना चाहेंगे, उससे आपकी ये जानकारी बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल गैस का भी दे देता हूं। जब H2 की रिएक्शन यहां H2 जो होता है वो गैस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो लिक्विड होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको सॉलिड का देता हूं कि जो हम लोग Na2SO4 की रिएक्शन BaCl2 से कराते हैं तो ये एक्वस में होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाता है जो एक प्रेसिपिटेट है, नीचे जमा हो जाता है, और ये नीचे जमा होता है, इस तरह का लगाते हैं और ये सॉलिड होता है। वहीं बात करें NaCl की तो NaCl एक्वस होता है। तो इस तरह से NaCl आपका एक्वस होगा। तो ये रिएक्शन आपकी इस तरह से चलती है। तो यहां पर हमने भौतिक अवस्थाओं के साथ रिएक्शन को लिखना सीख लिया है। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम NCERT के थ्रू देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उसके अलावा हमने ये सीख लिया कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। ये 3 चेंज, अवस्था में परिवर्तन हमने देख लिया था, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है,
और तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये चारों परिवर्तन हम उदाहरण के माध्यम से देख चुके हैं। फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में भी लिखा जा सकता है और वहीं रासायनिक प्रतीकों के माध्यम से भी। लेकिन किसी भी रासायनिक समीकरण को रासायनिक प्रतीकों के माध्यम से लिखना आसान होता है और हम केमिस्ट्री में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के माध्यम से ही लिखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती हैं। अभिक्रिया में दाएं तरफ उत्पाद होता है और बाएं तरफ अभिकारक होता है। अगर अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, वहीं एक से अधिक उत्पाद हैं तो उन्हें भी प्लस के चिन्ह के साथ दिखाया जाता है। एक एरो अभिकारक और उत्पाद को अलग करता है। एरो की डायरेक्शन अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। अगर जो सपोज कीजिए इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है तो जो एरो होगी इस तरह से होगी। ये एरो शो करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। अगर जो रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो उनके बीच हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, वहीं प्रोडक्ट अगर जो एक से ज़्यादा है तो उनके बीच हम प्लस का भी चिन्ह लगाएंगे। अगला हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। ये हम सीख चुके हैं रासायनिक समीकरण लिखना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक प्रश्न उठता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है। तो हम जानते हैं क्लास 9th में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे नियम पढ़े थे। उनमें से एक नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। इसीलिए जो द्रव्यमान होता है रासायनिक अभिक्रिया में वह संरक्षित रहता है। यही कारण है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करने की आवश्यकता होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या और उनके प्रकार समान होते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के तरीका दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको एक बार रीड कर लेंगे। ये पांचों स्टेप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस भौतिक अवस्थाओं को लिखना भी हम लोग सीख चुके थे। 4 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस तब होगा जब कोई रिएक्टेंट पानी में या जल में घुला होगा। इसके बाद हम कुछ प्रश्न करते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि जो मैग्नीशियम होता है एक रिएक्टिव मेटल है। यह आसानी से वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। यदि पहले से मैग्नीशियम रखी हुई है तो उस पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक लेयर पहले से बनी होगी और जो MgO की लेयर है ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगी। जो MgO की लेयर होगी वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगी मैग्नीशियम को, इसलिए मैग्नीशियम जलेगा नहीं। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ किया जाता है। अगला है आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। इसमें आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको रासायनिक समीकरण बैलेंस करने में आसानी हो। यहाँ से ये तीनों समीकरण मैं पहले ही बैलेंस करा चुका हूँ, तो आप वीडियो के थ्रू देख भी सकते हैं और खुद से प्रयास भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण को बैलेंस भी करना है और बैलेंस करने के साथ ही कौन से स्टेट में कौन सा विलयन है ये भी लिखना है। तो हम जानते हैं जल में रिएक्शन हो रही है, जल में होने का मतलब बेरियम क्लोराइड एक्वस होगा, सोडियम सल्फेट भी एक्वस होगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो एक्वस होगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट बनता है चूंकि वो सॉलिड स्टेट में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है इसलिए उसे सॉलिड बनेगा, वो सॉलिड लिखेंगे उसे। ये रिएक्शन आप खुद करेंगे और आंसर इसका लिखेंगे। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने अब तक पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। आप कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद और अभिकारक के परमाणु को देखें तो आपको कोई नया परमाणु मिलने वाला नहीं है। वही परमाणु जो अभिकारक में होते हैं वही सारे परमाणु उत्पाद में भी उपस्थित होते हैं। अब अलग क्या होता है कि परमाणुओं के मध्य जो परमाणु बंध से पहले जुड़े होते हैं बंध टूट जाते हैं और वही परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ, दूसरे यौगिक के परमाणुओं के साथ नए बंध बना लेते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये हम लोग देख चुके हैं मीथेन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई थी। अब हम पढ़ते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आपको बीकर में
कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना लेना है और बिना बुझे चूने को लेकर उससे वाटर की रिएक्शन करानी है। जैसे ही हम ये रिएक्शन कराएंगे, बिना बुझा चूना सॉरी बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, अर्थात जो बिना बुझा चूना चूना था उसको पानी में डालने से वो बुझ जाएगा और ये बुझा हुआ चूना हमें मिल जाएगा और साथ में हीट रिलीज होगी। तो ये एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। कोई अपक्रिया संयोजन अपक्रिया तब कहलाती है जब उस अपक्रिया में अभिकारक अधिक हो संख्या में और उत्पाद कम हो। यहाँ देख सकते हैं बाएं साइड में कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक हैं, जबकि दाएं साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का केवल एक उत्पाद है। तो यह रिएक्शन एक प्रकार का संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या होगी? ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या से अधिक हो, उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो हम चूने को पानी में डालते हैं और हाथ लगाएंगे तो आपको ये पानी कुछ देर बाद गर्म लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूने के पानी में घुलना एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसके होने पर ऊष्मा उत्पन्न हो। जो रिएक्शन जब हो तो हीट रिलीज हो, जैसे हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं। अगर जो कहीं अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहां भी हीट रिलीज होती है। जिस बर्तन में अपक्रिया हो रही होगी, जिस पात्र में, पात्र गर्म हो जाता है। यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो घर पर सफेदी की जाती थी पहले, आज के 10-20 साल पहले, आज तो अलग अलग तरह के केमिकल्स आ गए हैं, समोसम आ चुका है, डिस्टेम्पर आ चुके हैं, टेंट कई तरह के आ चुके हैं, लेकिन बहुत पुराने समय में लोग कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे चूने का प्रयोग करते थे, जिससे हम कहते थे सफेदी लगाना। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब चूना बना लेते हैं, बुझा हुआ चूना, और उसको जब दीवारों पर लगा देते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपक्रिया करता है और जब इसकी अपक्रिया वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और पानी जो होता है वो लिक्विड के रूप में उससे अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत बन जाती है। संगमरमर को भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं क्योंकि वो भी चूना पत्थर का ही एक रूप होता है। इसी तरह कोयले का दहन हम देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का संयोजन अपक्रिया है क्योंकि इसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक बार जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं हम H2 और O2 से जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में अपक्रिया कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। यह भी संयोजन अपक्रिया है क्योंकि यहाँ अभिकारक की संख्या 2 है जबकि उत्पाद केवल 1 बन रहा है। अब यहाँ एक फैक्ट की बात है, अगर जो आप इस तरह रिएक्शन को कराते हैं बिना किसी उत्प्रेरक के, जो रिएक्शन की रेट को तेज करें, तो इस रिएक्शन को नॉर्मली होने में 37 साल लग जाते हैं। अर्थात जल बनाने में इस तरीके से हमें 37 साल लग सकते हैं। इस प्रकार आप सोच सकते हैं रिएक्शंस कितनी स्लो होती हैं और कितनी फास्ट भी रिएक्शंस हो सकती हैं। ऐसी भी रिएक्शंस हैं जो माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ अपक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अपक्रियाओं को हम उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम मीथेन का दहन करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल निकलता है और साथ में एनर्जी निकलती है। इसी प्रकार जब हम अपने घर में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम सिलेंडर गैस कहते हैं, तो वहाँ भी ब्यूटेन होता है अधिक मात्रा में। ब्यूटेन मीथेन की फैमिली का है, हायर मेंबर है, जिसका फार्मूला C4H10 होता है। यहाँ पर आप C अकेला है 1 है, आप यहाँ C4 रख दीजिए और H को यहाँ 10 रख दीजिए, तो वो कंपाउंड होता है ब्यूटेन जो एलपीजी में भरा होता है। वो भी इसी प्रकार से दहन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। एनर्जी का उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। श्वसन एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हम जानते हैं जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करने में हमें बाहर से हम सांस छोड़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा निकलती है। इसी ऊर्जा की मात्रा निकलने की वजह से श्वसन एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त श्वसन में दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक्सटर्नल श्वसन और इंटरनल श्वसन। एक्सटर्नल श्वसन होता है जो नाक से हम वायु अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। वही इंटरनल श्वसन की बात करें तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसे हम इंटरनल श्वसन या इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसके बारे में आप बायो की कक्षाओं में पढ़ेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर या अपक्रिया कर कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहा है। ये भी एक प्रकार का इंटरनल रिस्पायरेशन है जो ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को जलाने का काम कर रहा है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम अपनी दैनिक जीवन क्रियाएं कर पाते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इस प्रकार बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के। अब हम पढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया उस संयोजन अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया है। ऐसा इसलिए जहां संयोजन में अभिकारक की संख्या उत्पाद से अधिक होती थी, अब वियोजन में अभिकारक की संख्या उत्पाद से कम होगी। अर्थात अगर अभिकारक एक है तो उत्पाद एक से अधिक होंगे। तो ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारक की संख्या उत्पाद से कम होती है उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रयोग के रूप में दे रखा है। आपको एक शुष्क कथन नली, इस नली को हम कथन नली कहते हैं। इसमें आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है और उसके क्रिस्टल को यहाँ नीचे डाल देना है। इसे बुनसन बर्नर कहते हैं। इस बर्नर को आपको ऑन कर लेना है और इस से आपको पकड़कर जो कथन नली है इसको आपको किसी चिमटे से पकड़कर उसको आपको धीरे धीरे गर्म करना है। कुछ देर बाद देखेंगे कि ये क्रिस्टल गल जाएगा। अब क्रिस्टल के गलने से क्या होता है इसको हम आगे देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन होता है। तो जो हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो क्रिस्टल के गर्म करने से क्रिस्टल का जो हरा रंग है वो बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्रिस्टल का हरा रंग जिस कारण से होता है वो कंपाउंड टूट जाता है। वो कंपाउंड टूट कर, जैसे वहां पर फेरस सल्फेट नाम का कंपाउंड था, तो फेरस सल्फेट टूट कर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन एक वियोजन अपक्रिया है क्योंकि यहाँ अभिकारक एक है जबकि उत्पाद एक से अधिक है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, जब अभिकारक की संख्या उत्पाद से कम हो तो वियोजन अपक्रिया, और जब अभिकारक की संख्या उत्पाद से अधिक हो तो संयोजन अपक्रिया होती है। ऐसे ही यहाँ भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये संयोजन अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया है जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि कैसे चूना लगाने पर वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है सफेदी करने पर दीवारों पर। आपको एक रिएक्शन और दी हुई है जिसमें आपको ऊष्मीय वियोजन पढ़ना है। यहाँ पर आपको फिर से क्वथन नली लेनी है और आपको 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। चिमटे से आपको पकड़कर इस क्वथन नली को इस प्रकार ज्वाला के ऊपर रखना है। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ये क्रिस्टल भी पिघल जाएगा और कुछ नए क्रिस्टल्स यहाँ पर बन जाएंगे, कुछ नए कंपाउंड्स बन जाएंगे। यहाँ जो पहले रंग है वो रंग भी बदल जाएगा और साथ में यहाँ से कुछ गैसें भी निकलेंगी, जिस प्रकार पिछली रिएक्शन में गैसें निकली थी। तो हम जानते हैं कि जब लेड नाइट्रोड को हम तोड़ते हैं तो वो लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, जो एक सॉलिड है ये अब भी यहाँ नीचे बैठा रहेगा, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नाम की 2 गैसें निकलती हैं जो इस क्वथन नली से होकर वायुमंडल में चली जाती हैं। अगली हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये रिएक्शंस आपको मैं एक क्रियाकलाप के थ्रू एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, साथ ही ये प्रक्रिया कैसी है इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो क्रियाकलाप 1.7 को हम एक अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगला है आपका एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया दी हुई है। आपको चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर आयोडाइड क्लोराइड लेना है। इसका रंग क्या है? हम जानते हैं जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सफेद रंग का होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो गाढ़े पीले रंग का होता है। तो आपको याद रखना है सिल्वर क्लोराइड सफेद होता है। अब इस चाइना डिश को हमें थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है। चाइना डिश, इस प्रकार के डिश को हम एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि चाइना डिश कोई अलग चीज है। ये जो आपके यहाँ डिश रखी हुई है ये चाइना डिश है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस सिल्वर क्लोराइड पर पड़ेगा ये सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl में टूट जाता है। अब चूंकि पहले सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद था और वो सफेद रंग AgCl के कारण था, अब AgCl टूट गया है तो सफेद रंग गायब हो जाएगा और चूंकि सिल्वर ही सफेद रूप में बचेगा, क्लोरीन गैस है तो गैस वायुमंडल में बाहर निकल जाएगा।
तो इस सिल्वर का रंग हम जानते हैं ग्रे होता है, भूरा रंग होता है। अब यहाँ पर जो भी बचेगा उसका रंग भूरा होगा। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम रखेंगे सूर्य के प्रकाश में तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। सिल्वर ब्रोमीन का रंग हल्का पीला होता है। जब ये टूटेगा तो इसका पीला रंग भी गायब हो जाएगा और ये फिर से ये भी भूरे रंग में बदल जाएगा। अगली आप यहाँ कुछ क्रियाकलाप आपको दिए हैं। 2 ग्राम आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाना है और कांच की छड़ से इसको मिलाना है। आप हथेली से प्रकनली के निचले सिरे को छुइए, आप कैसा महसूस करेंगे? हम जानते हैं कि यह एक बेस है और यह एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। तो जब इन दोनों की बीच रिएक्शन होगी तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हमें नीचे छूने पर गर्म लगेगा। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के जब जल से अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया है। अब यक्स की जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी हम लोग यहाँ पर जल से अभिक्रिया देख चुके हैं। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई है, ये रिएक्शन जो आपकी आगे यहाँ से आगे ये रिएक्शन आपकी पूछी गई है जिसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ ये रिएक्शन आप यहाँ से पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। अब हम आगे के पेज पे जाते हैं और देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। तो यहाँ तक हमने वियोजन अभिक्रिया को देख लिया था, हमने इन प्रश्नों का सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्रियाकलाप 1.7 से जुड़ा हुआ है जिसे हम वीडियो बनाते समय आपको उत्तर देंगे। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको एक प्रयोग करना है कि आपको इस तरह का एक स्टैंड लेना है, स्टैंड से एक परखनली को आपको इस तरह से लगाना है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जो नीला है। इस विलयन का रंग नीला इसलिए है क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट घुला हुआ है। अब इसमें हम लोहे की 3 कील डाल देंगे। लोहे की कील डालने से क्या होगा कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच अभिक्रिया होगी, तो आयरन कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसीलिए ये नीला रंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये भूरे रंग में बदल जाएगा ये सॉल्यूशन। तो हम ये देख लेते हैं रिएक्शन। यहाँ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार नीला रंग रिएक्शन के बाद यहाँ गायब हो चुका है और ये जो लोहे की कील पहले इस तरह थी बाद में इस तरह से भूरे रंग की गई है। तो ये परिवर्तन होता है इस रिएक्शन के होने के बाद। यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि हमने देखा कि जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह सल्फेट के साथ खुद लग गया जिससे आयरन सल्फेट बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर सल्फेट फिर से दिया हुआ है जिसका रंग नीला होगा। यहाँ जिंक दिया हुआ है, जब जिंक की कॉपर से रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट से तो यहाँ फिर कॉपर को विस्थापित कर देगा और इस विलयन का रंग फिर से नीला रंग गायब हो जाएगा और ये कॉपर मिलेगा जिसका रंग कॉपर की तरह होगा जैसा नॉर्मल कॉपर होता है। अब यहाँ देखते हैं लेड। लेड की रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड से होगी तो यहाँ पर लेड कॉपर को विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से और फिर से कॉपर को अलग करके लेड खुद क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ लेड क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया हैं क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, यहाँ लेड कॉपर को विस्थापित कर रहा है और यहाँ आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के ही जैसी होती है, बस फर्क इतना होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व केवल दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा था, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिक होंगे और दोनों यौगिक एक दूसरे के तत्व को उससे विस्थापित कर देंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है आपको परखनली में, एक में आपने बेरियम क्लोराइड लिया है और दूसरे में सोडियम सल्फेट। अब कोई एक तत्व ना लेकर
आपने दो यौगिक लिया है, क्योंकि अगर जो एक तत्व और यौगिक के बीच अपक्रिया होगी तो कभी दो विस्थापन अपक्रिया नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट नाम का यौगिक हमने ले रखा है। जब यहाँ पर रिएक्शन होगी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच, तो सोडियम बेरियम को क्लोरीन से हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड। वहीं जो बेरियम है वो बेरियम सोडियम को सल्फेट से हटा दे रहा है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है, तो बन जा रहा है बेरियम सल्फेट। यानी बेरियम सोडियम को हटा रहा है सोडियम सल्फेट से, और सोडियम बेरियम को हटा रहा है बेरियम क्लोराइड से। दोनों एक दूसरे को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहे हैं। तो दो लोग विस्थापित हो रहे हैं, इसीलिए एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। एक चीज याद रखेंगे, एक तत्व और एक यौगिक दिए होने पर कभी दो विस्थापन अपक्रिया नहीं हो सकती है। अब हम अगली कुछ प्रयोग देखते हैं जिसमें आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित करना है। अब अवक्षेप किस रंग का बनेगा, क्या होगा, इस रिएक्शन को आप करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप रंग के लिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि रंग आप रिएक्शन देखकर कभी भी नहीं बता सकते हैं। इससे पहले आपको रंग एक बार पढ़ा होना चाहिए, तभी आप रंग बता सकते हैं। ये द्विविस्थापन अपक्रिया होगी क्योंकि इसमें दोनों यौगिक हैं। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन को पढ़ने के लिए हम एक अलग स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका दिया हुआ है, जिसको एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रासायनिक अपक्रियाएं और उनसे संबंधित सभी परिभाषाएं दी हुई हैं, जिनको आप इस तरह देख सकते हैं और एक बार नोट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। अब हम अगला देखते हैं कि अपचयन और उपचयन क्या होता है। तो यहाँ से ये है अपचयन। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अगर जो कोई पदार्थ है, तत्व है, अणु है या परमाणु है, वो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो उसका अपचयन हो जाएगा, या वो ऑक्सीजन उस तत्व से निकल रहा है तो भी उसका अपचयन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो अमोनिया बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो एसिटिलीन बन रहा है। चूंकि यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन का अपचयन हो रहा है। वहीं बात करें जिंक और कॉपर की, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्सीजन निकल जा रहा है, वहीं कॉपर ऑक्साइड से भी ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये भी एक प्रकार का अपचयन अपक्रिया है। तो जब भी किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जाए तो उस कंपाउंड का अपचयन होगा, या किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसका अपचयन होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण अपचयन के बिल्कुल विपरीत होता है। अगर जो किसी तत्व से, किसी पदार्थ से, किसी परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसा नाम से ही पता है, ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार जो आयरन है वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ता है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार ये सारी चीजें आप नोट्स कर सकते हैं और इनको आसानी से समझ सकते हैं। आगे चलकर क्लास 11th में आप इसी रिएक्शन पर एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। तो अपचयन उपचयन हमने देख लिया है कैसे क्या होता है। यहाँ आपको उसी का उदाहरण दे रखा है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? तो हम जानते हैं कॉपर अगर लंबे समय तक रखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जिससे इस पर काले रंग की परत आ जाएगी। वहीं बात करें कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करेंगे तो फिर से ये ऑक्सीजन की परत गायब हो जाएगी और फिर से कॉपर अपने पहले रंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है और बाद में अपचयन हो रहा है, क्योंकि पहले में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है।
इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस रिएक्शन को हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कौन कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है ऑक्सीकरण और अपचयन की वजह से। तो हमें ऑक्सीकरण की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पर कुछ समय पश्चात ललिमा युक्त भूरे रंग की परत आ जाती है। इसे हम लोहे का जंग लगना कहते हैं। जंग लगने से लोहा कमजोर हो जाता है और हमें उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है। हर साल अपने ही देश में करोड़ों रुपए के लोहे इस तरह से बेकार हो जाते हैं। इनको इस जंग लगने से बचाने के लिए हम इन पर पेंट लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, या इनका और भी हम बहुत सा केमिकल्स लगा के इनको संक्षारण होने से बचाते हैं। इसी प्रकार चांदी और तांबे पर भी कुछ समय बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या और भी रिएक्शन कम एलिमेंट से रिएक्शन करके दूसरे रंग की परत आ जाती है, जिससे उनका संक्षारण होने लगता है। जब कोई धातु आसपास के अम्ल सांद्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग की परत आती है। ऐसा सिल्वर के सल्फर के साथ रिएक्शन करने के कारण होता है। जब एजी सिल्वर के साथ सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो एजीएस बनता है, जो काले रंग की परत के लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार तांबे के ऊपर हरी रंग की परत आ जाती है। हम जानते हैं संक्षारण के कारण कार के ढांचे कुछ दिन बाद बेकार हो जाते हैं, उन पर जंग लग जाती है। इसी तरह बाइक की जो रिम्स होती हैं या साइकिल जो होते हैं उन सब पर जंग लग जाती है और कुछ दिन बाद साइकिल के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, वह कुछ दिन बाद कमजोर होकर खुद ही टूट जाते हैं। इसी तरह जहाज और लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। संक्षारण बहुत एक गंभीर समस्या है, इसीलिए हमें इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगला है विकृत गंधता। हम जानते हैं कि जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो कुछ समय बाद उसके स्वाद में और उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो वसायुक्त और तेलीय पदार्थ के स्वाद एवं गंध में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, इसे हम विकृत गंधता कहते हैं। इसीलिए इनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिससे ये वायु के संपर्क में ना आए और अधिक समय तक अपने सही रूप में बने रहें। अगर हम चिप्स के पैकेट की बात करें तो उसमें भी चिप्स एक ऑयली मटेरियल है, ऑयल्स लगे होते हैं उसमें, क्योंकि वो खराब ना हो जाए इसीलिए चिप्स के पैकेट को पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो जो उसमें ऑयली पदार्थ है उसको ऑक्सीकृत नहीं होने देता है, जिससे वह जल्दी खराब नहीं होती है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर और रिएक्शन आपकी बुक में विस्थापन अपक्रिया में